अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। बात करनी है आज भी हमें सबसे पहले रूस और यूक्रेन के हवाले से। बताना हमें आपको यह है कि रूस के यूक्रेन पर हमले अभी भी जारी हैं। अफसोसनाक खबरें भी आ रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने 136 शहरियों की हलाकत की तस्दीक की है, जिनमें 13 बच्चे भी शामिल हैं। खार्किव में इंसानी बहरान पैदा होने का खदशा पैदा हो चुका है। माएँ अपने बच्चों को गोद में लिए महफूज पनागाह की तलाश में दिखाई देती हैं। आलमी जंग की तरह यूक्रेनी ख्वातीन तहखानों और पनागाहों में बच्चों को जन्म दे रही हैं। कोई भी उनकी फरियाद सुनने वाला दिखाई नहीं देता है। रूसी फौजी काफिला यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव के करीब दिखाई दे रहा है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन उसको करार देने का मुतालबा कर दिया है। यूक्रेन में मौजूद पाकिस्तानी सिफारतखाने ने पाकिस्तानी तलबा की मदद के लिए एक शहर में कायम किया गया जो महफूज पनागाह है, वहाँ तक तलबा को महफूज तरीके से पहुँचाना शुरू कर दिया है। लेकिन भारत की बात करें तो भारतीय जो स्टूडेंट्स हैं वो शिकवा कर रहे हैं कि उनकी फरियाद सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। गोलाबारी यहाँ पर जारी है और एक इंडियन तालिबे इल्म इससे हलाक भी हो गया है। आपको पता है कि मगरब और यूरोप की जानिब से रूस पर पाबंदियाँ भी लगाई जा रही हैं। रूस यूक्रेन जंग के आलमी मंडियों पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर हमारे पास एक डिटेल पैकेज है। पहले पैकेज आपको दिखाते हैं, रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर और बात कर लेते हैं। रूस के हमसाया मुल्क यूक्रेन के खिलाफ फौजी कार्रवाई छठे रोज भी जारी है। रूसी फौजी गाड़ियों का काफिला दारुल हुकूमत कीव की जानिब बढ़ रहा है। यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर खार्किव भी हमलों की जद में है। वजारत दाखिला के मुताबिक मिसाइल हमलों में कम से कम 10 अफराद हलाक और 35 दीगर जख्मी हुए हैं। यूक्रेनी सदर ने यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन का मुतालबा करते हुए कहा कि मशरकी शहर खार्किव पर हमला रूस की रियासती दहशतगर्दी है। ओख्तिरका के फौजी अड्डे पर रूसी हमले में 70 फौजी मारे जाने की तस्दीक की गई। यूक्रेन पर हमले के चौथे रोज रूस ने दारुल हुकूमत कीव के नवाह में दुनिया के सबसे बड़े जहाज को तबाह कर दिया, जो गोस्तनोमल के एयरपोर्ट पर मौजूद था। यूक्रेन के शहरी इलाकों में क्लस्टर और वैक्यूम बम हमलों की इतलात सामने आई हैं, मगर रूस ने इसकी तरदीद करते हुए मन घड़त कहानी करार दिया है। यूक्रेन के पार्लियामेंट के हंगामी इजलास से सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जज्बाती खिताब किया। मुतालबा भी किया कि यूरोपीय यूनियन साबित करे कि वो हमारे साथ खड़ी है। यूरोपीय अरकान ने खड़े होकर सदर ज़ेलेंस्की को खराज तहसीन पेश किया। यूक्रेन ने दावा किया है कि जवाबी कार्रवाई में 5 रोज में रूस के 5710 रूसी फौजी हलाक किए गए, जबकि मॉस्को ने सिर्फ 10 फौजियों की हलाकत की तस्दीक की है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक यूक्रेन में 10 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। 6,60,000 से ज्यादा शहरी मुल्क छोड़ चुके हैं। पोलैंड दाखिल होने के लिए बाज लोग 60 घंटों से इंतजार कर रहे हैं। रोमानिया की सरहद पर 20 किलोमीटर तवील कतारें हैं। पोलैंड के सरहदी शहर पर ट्रेन स्टेशन यूक्रेन के हजारों अफराद के लिए पनाहगाह बन गया। बेयारो मददगार अफराद में खातीन और बच्चे भी शामिल हैं। माएँ अपने मासूम बच्चों को गोद में उठाए हुए महफूज पनाहगाहों की तलाश में हैं। लुगांस के इलाके में एक अस्पताल के तहखाने में खातीन और बच्चे पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। अस्पताल में बमबारी के दौरान खातून के यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई। इससे पहले मेट्रो स्टेशन पर खातून ने बच्चे को जन्म दिया था। यूक्रेन रूस कशीदगी की वजह से बैरून मुल्क के तालिब इल्म भी शदीद परेशानी से दो चार हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाने के मुताबिक अब तक 676 तालिब इल्मों को निकाला जा चुका है। इसके बरक्स भारत ने अपने तालिब इल्मों को रूस यूक्रेन जंग के रहमो करम पर छोड़ दिया है। खार्किव में रूसी फौज की शेलिंग में भारत से ताल्लुक रखने वाला मेडिकल का तालिब इल्म नवीन हलाक हो गया। भारतीय तालिब इल्म अपने सिफारत खाने को मदद के लिए पुकार रहे हैं, लेकिन उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। आप जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं इंडिया के, हम लोगों को सुन रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, आप प्लीज इंडिया मीडिया की न्यूज खबरों को मत बिलीव कीजिए कि वो लोग हमें यहाँ पे मदद दे रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। कॉल करके भी नहीं पूछा कि बच्चा तुम लोग ठीक हो कि नहीं हो, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे। रूस की यूक्रेन पर हमले पर मगरिब की जानिब से मजीद पाबंदियां भी आयद कर दी गई हैं। मॉस्को के बहरी जहाज बरतानिया की किसी बंदरगाह पर नहीं आ सकेंगे। जापान और अमेरिका ने भी नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया, जबकि रूस ने डूबती मईशत को सहारा देने के लिए नई पॉलिसी बना ली। रूसी शहरियों के मुल्क से बाहर रकम की मुंतकली पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कंपनियों को 80% गैर मुल्की करेंसी रूबल में मुंतकिल करने की हिदायत की गई है। सूरत हाल क्या है डिटेल पैकेज में आप जान चुके हैं। अब सूरत हाल क्या है इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उन मुज़ाकरात का क्या हुआ है जिनको लेकर बड़े दावे किए जा रहे थे, जिनको लेकर
यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने रिक्वेस्ट की थी, उस रिक्वेस्ट को कबूल किया गया था रशियन प्रेसिडेंट की जानिब से, लेकिन फिर हुआ क्या, ये सारी चीज़ें जान लेते हैं जी असद महमूद साहब से, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर के। एक बार फिर से हमारी रिक्वेस्ट पर हमारे शो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आज भी उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद महमूद साहब। वालेकुम अस्सलाम। असद महमूद साहब, लास्ट टाइम जब बात हुई थी इसी शो के अंदर यूक्रेन ही की सूरत हाल के हवाले से, तो आप बड़े पुरुम्मीद दिखाई देते थे कि कहीं ना कहीं विद इन अ वीक ये जो जंग है इसका कोई ना कोई हल या ये जो सारी सूरत हाल बिगड़ी है इसमें कोई ना कोई सुधार जो है वो आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। इवन जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसका खुद यूक्रेनी प्रेसिडेंट ने कह दिया है कि जी इसके तो कोई रिजल्ट्स ही नहीं आए हैं, कोई नतीजा नहीं निकला इनका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, बिल्कुल आप ठीक बात कर रही हैं, और सर्टनली विद एवरी पासिंग डे अगर आप कहें जी कि डिस्ट्रक्शन हो रही है, डिवास्टेशन हो रही है, तो वो कहाँ पे हो रही है? वो सर्टनली यूक्रेन के ऊपर हो रही है, यूक्रेन के लोगों के ऊपर एक लिहाज से हो रही है। सो दैट मीन द लीडरशिप इज रिस्पॉन्सिबल ऑन फाइन ऑन बोथ द साइड्स, बट एट द सेम टाइम आप सिर्फ इतना देखिए कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की आप बात करते हैं, उनके पीछे एक लिहाज से कौन है? सर्टनली दी वेस्ट खड़ा है, यूएसए खड़ा है, और ऐसा लगता है कि वो साथ नहीं चलना चाहते, वो अपने सोल्जर्स को वहां फाइट के लिए नहीं लेकर आना चाहते, अपना इक्विपमेंट उनके सोल्जर्स ऑपरेट नहीं करना चाहते, लेकिन वो चाहते कि नहीं जो है वो लड़ता रहे, और उनका जो मीडिया है वो फेक वीडियोस और जिस तरह की भी बात करें वो सारे सबके सामने लेकर आता रहे। और हकीकत में आपको बताऊं कि अब जिस तरह की ये सिचुएशन बिल्टअप हो रही है अराउंड द कीव, अगर आप ये देखें ना कि इतना बड़ा कॉन्वॉय है टैंक्स का, आर्मर्ड व्हीकल्स का, दूसरे इक्विपमेंट का, एंड दिस इज नॉट लेस देन आईसीजी के 40 माइल्स की आप बात करते हैं, ये थोड़ी तादाद नहीं है। सो दैट मीन देयर सेकंड फेज हैज बिगन। अगर आप रूस की बात करें तो डेफिनेटली अब ये सिचुएशन ऐसी है कि अगर कीव के ऊपर वो आ जाता है रशिया और उसके ऊपर वो कैप्चर कर लेता है, तो सर्टनली तो आप ये कह सकते हैं ना कि ज़ेलेंस्की को तो आप फिर देखते कहीं नहीं, वो उसको आप मूव करते हुए देखेंगे वेस्टर्न यूक्रेन के एक लिहाज से एरिया के अंदर, और इसी तरीके से जो वेस्ट है और जिस तरह की वो हरकतें मैं समझता हूँ कि एक लिहाज से कर रहे हैं, और जिस तरीके से यूक्रेनी लोगों को देखें ना, इस वक्त भी 7 लाख से ज्यादा यूक्रेनी जो है वो तो जो पड़ोस के ममालिक में वो पनागज़ीन के तौर पे एक लिहाज से जा चुके हैं। तो ये सिचुएशन है, और मैं ये समझता हूं कि ये दिस इज द टाइम नाउ कि जहां पर ज़ेलेंस्की को बड़े सीरियस इमीडिएट स्टेप्स लेने हैं। एज अ पर्सन अगर आप ये देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, सोशल मीडिया पे भी ज़ेलेंस्की को लोगों को अप्रिशिएट करते हुए देखते हैं, उनको ऑफर की गई थी। क्या स्टेप्स हैं आपकी नजर में जो उन्हें उठाने चाहिए फौरी तौर पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे पुतिन की बात करते हैं और फॉर दैट मैटर द कंप्लीट रशिया उनके पीछे एक लिहाज से खड़ा है, वो किसी सूरत के अंदर जो उनके टारगेट्स हैं या जो उनका ऑब्जेक्टिव है उससे वो पीछे हटने को तैयार नहीं। वो नेटो के अंदर किसी तरह की शमूलियत यूक्रेन की, इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन कि वो उसको एक्सेप्ट कर जाएं, और दूसरी सूरत के अंदर वो नेटो के वहां पर जो उसकी ईस्टवर्ड मूवमेंट है, सर्टनली आप तो उसके अंदर आप हार्ट तो देख ही रहे हैं। मैं ये फील करता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर तो सिचुएशन और ख़राब होती है। अगर कल के जो मुज़ाकरात दोबारा हो रहे हैं इनके यूक्रेन के और फिर रशिया के, मैं समझता हूं उसके अंदर कोई बेहतरी की सूरत ज़रूर निकलनी चाहिए, और डेफिनेटली इट इज़ रशिया की जिम्मेदारी तो एक लिहाज से है ही है, लेकिन उससे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो ज़ेलेंस्की के ऊपर आती है। ही इज़ द वन हु इज़ रूलिंग हिज कंट्री। इस वक्त मुल्क उनका बहुत ख़राब हालत के अंदर मौजूद है, और उनको अब वो स्टेप्स उठाने हैं जो कि रियली सिचुएशन क्या है, यूक्रेनी सदर की क्या चीज़ें बनती हैं करना, रशिया की जानिब से क्या किया जाना चाहिए है, उस पर तो बहुत बहस हो रही है। मुझे बता दीजिएगा कि खुद यूरोप जो है वो इस मौके पर क्या सोच रहा है, उन चीज़ों को लेकर, उस तनकीद को लेकर जो उस पर की जा रही है, वो चीज़ें जो उससे एक्सपेक्ट की जा रही थी यूक्रेन की जानिब से जो उससे नहीं की हैं, क्या उनको इसका इदराक है कि कहीं ना कहीं उन्होंने गलत किया है, और ये उनके गलत ही की जिम्मेदारी है कि इस कदर बड़ी तादाद में यूक्रेन के अंदर बच्चे भी मर रहे हैं, और उन बच्चों के मरने की वजह से, इन ख्वातीन के हलाक होने की वजह से जो रूस है उस पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है इस वक्त। बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ। देखिए ना, ये तो एक खासा है ना, अगर आप अमेरिका की बात करते हैं या नाटो की बात करते हैं, आई कॉल देम टू बी रियली ब्रूटल पीपल। अगर आपको याद हो, फरवरी का ही महीना था, लेकिन साल 1991 का था, और ये वो टाइम था कि जब इराकी ट्रुप्स जो है वो रिट्रीट कर रहे थे, और अगर आपको याद हो
तो उसको वो हाईवे टू डेथ टू हाईवे का बेसिकली नाम दिया गया था। और एक रात के अंदर इन्हीं ये नेटो के जो लोग थे और अमेरिकन उसके अंदर शामिल थे, 50,000 से ज्यादा जो सोल्जर थे वो उन्होंने एक रात के अंदर खत्म कर दिए थे इराक के। तो आई वुड से कि इनके हाथों के अंदर, इनके हाथों पे तो खून लगा हुआ है और टपक रहा है एक लिहाज से देखा जाए। बट नो, दिस टाइम द सिचुएशन इज डिफरेंट। ये मिडल ईस्ट नहीं है, ये एशिया नहीं है, अफ्रीका नहीं है, नो इट इज बेसिकली द यूरोप जिसको आप देख रहे हैं। और ये इनके लिए अब वो लम्हा फिक्रिया है कि सर्टली अगर ये आग और फैलती है, ये और आगे चलती है, तो उनको भी पता है कि ये सर्टली फिर यूरोप तक जाएगी, उनकी सरहदों तक जाएगी। ये भी उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। लेकिन वो इस वक्त जिसको कहते हैं ना, वो टेस्ट कर रहे हैं, पुतिन को भी टेस्ट कर रहे हैं, अपनी विट्स को भी एक लिहाज से टेस्ट कर रहे हैं, ज़ेलेंस्की को भी हिलाशेरी दे रहे हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन बड़ा जेन्युइन है, हुई सफरिंग, द कॉमन यूक्रेनियन जो है वो सफर कर रहे हैं। और डेफिनेटली यहां पर फिर मैं आपसे अर्ज करूंगा कि फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उनके प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की आती है कि इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड द पीपल ही हैज टू टेक सर्टेन डिसीजन। इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। ये चाहे आप ये कह लें जी कि इनके भरम के अंदर आके यूनाइटेड स्टेट्स के और फिर वेस्टर्न पावर्स के, आपने उनको देखा आगे बढ़ते हुए, सारा कुछ करते हुए, चैलेंज करते हुए रशिया को। एक लिमिट होती है। और आप बिलीव करें कि जब जो उनकी जिम्मेदारी बनती है, अब ज़ाहिर है सारी की सारी जिम्मेदारी हालात को बेहतर करने की यूक्रेनी सदर पर है, रशिया पर है, मुज़ाकरात के ऊपर है। लेकिन क्या वजह बनी कि जो जिम्मेदारी अमेरिका को लेनी चाहिए थी, उठानी चाहिए थी, जिस तरह का जिम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए था, खासतौर पर जिस तरह से यूक्रेन का साथ देना चाहिए था, वो साथ नहीं दिया गया, इसकी क्या वजूहात हैं? बेसिकली इंटरनेशनल मीडिया तो इस पर बहुत सारी बहस करता हुआ दिखाई दे रहा है, तरफदारी तो ज़्यादा ज़्यादा अमेरिका ही की जा रही है, लेकिन बेसिकली वजह क्या थी इसकी? क्यों इस नहज पर लाकर यूक्रेन को फिर एकदम से छोड़ दिया गया? देखिए, उसकी वजह मैं सबसे पहले समझता हूँ कि ये चाहे वेस्ट की बात करते हैं या स्पेशली अगर अमेरिका की बात करें, इनकी सरिश्त के अंदर बिट्रेल की बात आती है। जहां ये फील करते हैं कि ये इन्वॉल्व हो सकते हैं, जहां ये फील करते हैं कि आग की या वार की जो हिद्दत या शिद्दत है वो उन तक पहुंचेगी, वो किसी सूरत में वहां तक आगे नहीं चलते। एंड दैट इज द रीजन टुडे वी सी कि जी हाँ, जिस तरीके से सर्टली एयर अटैक्स भी वहां पर हो रहे हैं, जिस तरीके से बम्बार्डमेंट हो रही है, जिस तरीके से रॉकेट फायर हो रहे हैं सर्टली। और वेस्टर्न मीडिया को भी आप देख लें, इट इज नॉट ओनली कि वो फेक वीडियोस आपको दिखा रहा है, आप वो फील करें, बिकॉज हमें तो एक ही पिक्चर नजर आती है। चाहे बीबीसी को देखते हैं, CNN को देखते हैं, जब रशियन टेलीविजन को देखते हैं, पिक्चर आपको बड़ी एक लिहाज से मुख्तलिफ नजर आती है। तो सर्टली इट इज इंफॉर्मेशन वारफेयर गोइंग ऑन, इट इज प्रोपेगेंडा वारफेयर गोइंग ऑन। और ये वो इंफॉर्मेशन का डिसेप्शन है इस वक्त, जो आप समझते हैं कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका जो है वो इसको अपनी दुनिया के लपेट में इसको लेना चाह रहा है। बट इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका ने और वेस्ट ने बिल्कुल बेट्रेल किया है एक लिहाज से, उनको दगा दिया है, धोखा दिया है यूक्रेनियन को। और नो, इट इज बेसिकली द प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की और साथ ही उनके जो अगर कुछ ट्रुप्स हैं या फिर एक आम आदमी है वो वेपन उठाएगा। देखें ना, जिम्मेदारी किसकी होती है? स्टेट के अंदर रहते हुए स्टेट को जो रन करते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने अपने शहरियों के जानो माल की हिफाजत करनी होती है। बट इन दिस केस यू सी, उन्होंने कहा कि 25,000 से ज्यादा वो यूक्रेनियन जो हैं उन्होंने वेपन्स उनको इशू किए, उनको एमुनिशन इशू किया कि नहीं जी, यू आर गोइंग टू बेसिकली फाइट। 30,000 लोग हैं, हाउ दे आर गोइंग टू फाइट अगेंस्ट दी टैंक्स या आर्मर्ड व्हीकल्स खड़े हो जाएंगे। लोगों के खिलाफ किस तरह से आम आदमी जो है वो लड़ सकता है अगर आप उसको एक गन थमा भी देते हैं? अच्छा असद महमूद साहब, क्वेश्चन मैं आपसे करना चाही थी, एकदम से ब्लैंक हो गई हूँ, जहन से मेरे निकल गया है। लेकिन यही मामला जिस तरह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इसका कुछ हल है? कुछ दिनों में हम देखेंगे, कुछ रिजल्ट आएगा? क्या किया जाना चाहिए? क्या हो सकता है? अमेरिका हट गया, यूरोप हट गया, अब तो ये दोनों है ना, अब मामला किस तरफ ले जाए जाएं कि बेहतर हो जाए सूरत हाल? मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि इन दोनों को बड़ा सीरियसली सोचना है। और स्पेशली मैं समझता हूँ रशिया से भी ज्यादा जिम्मेदारी अगेन आई वुड से कि ज़ेलेंस्की के एक लिहाज से आती है। देखें, एक चीज तो बड़ी क्लियर है, रशिया किसी सूरत के अंदर कोई कंप्रोमाइजिंग मोड के अंदर नहीं नजर आता। यानी अगर वो कीव की तरफ आगे
सेकंड फेज के अंदर जा रहे हैं, इज अ ह्यूज कॉन्वॉय ऑफ मिलिट्री व्हीकल्स, टैंक्स एंड आर्मर्ड कार व्हिच इज गोइंग टुवर्ड्स कीव। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वहां पे मुझे आपसे यही पूछना था कि जिस तरह से कहा गया है कि जी शहरी जो हैं उनको हम एक महफूज रास्ता दे रहे हैं, एक जो बड़ी वहाँ पे शारा है उसको वो यूज़ कर सकते हैं, दूसरे ममालिक तक जा सकते हैं, उन्हें इस दौरान कोई अटैक नहीं किया जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा। अब सोचा ये जा रहा है कि जब ये ऐलान किया गया है रशिया की तरफ से, इसका मकसद ये है कि अब जो शहरी आबादी है उस पर बहुत शिद्दत के साथ वहाँ पर हमले किए जाएंगे। ऐसा है, ऐसा देख रहे हैं आप होता हुआ? और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं रशिया के अंदर भी हम देख रहे हैं एहतजाज हो रहा है, इस तरह से बच्चों को, ख्वातीन को, शहरियों को निशाना बनाया जाएगा तो व्लादिमीर पुतिन तो खुद मुश्किलात में आ जाएंगे बहुत ज़्यादा। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं, बट यही मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं कि ये अगर ऐसा है, देखें ना, अगर कोई जंग का मतलब क्या होता है कि जी उसके अंदर तबाही और बर्बादी एक लिहाज से आनी है, और जब कोई गोली फायर होती है, जब कोई रॉकेट फायर होता है, तो फिर वो देखता नहीं है कि उसके आगे कोई सोल्जर खड़ा है या कोई बच्चा खड़ा है या कोई औरत खड़ी है या कोई एक आम शहरी खड़ा है, बिकॉज इट हैज टू गो देयर। सो दैट मीन, वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, इट इज दिस responsibility to ensure security of their own people, and unfortunately यूक्रेन के मामले में ऐसा नहीं हुआ। और जब हालात खराब हुए और फिर रशिया ने जिस तरीके से अपना अटैक को माउंट किया, तो हालात अब एक लिहाज से आउट ऑफ कंट्रोल तो सर्टली वो हैं। अब नो इट इज टू बी सीन कि कल जो इनकी डिस्कशन होती है उसके अंदर क्या वो समझते हैं कि कोई समझदारी, तहम्मुल, बुर्दबारी से काम लिया जाता है, और फॉर दैट मैटर अपने लोगों की सिक्योरिटी को, उनके फ्यूचर को देखते हुए उसको किसी तरीके से बेहतर तरीके से उसको लेके चलते हैं, किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। ये जो जिद है जो हमने पहले देखी है वो वही जिद हमें देखने को मिलेगी अपने अपने मुतालिबात की। बहरहाल ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया असद महमूद साहब, थैंक यू सो वेरी मच। आप हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्जिया शेयर कर रहे थे। जी माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के असद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे यूक्रेन और रशिया के माबैन ये जो जंग चल रही है क्या सूरत हाल इख्तियार कर रही है, क्या सूरत हाल इख्तियार कर सकती है, असद महमूद साहब फरमा रहे थे। अच्छा जी, एक और चीज़ जो बड़ी अहम है और इस जंग के तनाजुर में भी इसको बड़ी सारी अहमियत दी जा रही है, कहा यह जा रहा है कि जब ये जो न्यूज़ मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, जब ये चीज़ हो रही होगी तो इसमें यूक्रेन और रशिया के मसले पर बात हो सकती है। ये चीज़ क्या है, खबर क्या है, हम आपको बता देते हैं। अमेरिका से खबर है जहाँ सदर जो बाइडन अपना पहला स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब करेंगे। कैपिटल हिल में इसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सदर जो बाइडन ऐसे मौके पर खिताब कर रहे हैं जो मुल्की और आलमी सतह पर कई चैलेंजेस भी उन्हें दरपेश हैं। आपको बताएं कि स्टेट ऑफ द यूनियन जो खिताब होता है उसमें उमूमन सदर अपनी गुज़श्ता बरस की जो कारकर्दगी होती है अब वो आवाम के सामने रखते हैं और आइंदा के अहदाफ क्या हैं उससे भी आगाह किया जाता है। अपनी इस किताब में सदर जो बाइडन अफगानिस्तान से मुतालिक पॉलिसी भी वाज़ेह करेंगे, एशियाई खित्ते समेत आलमी सतह पर उनकी क्या हिकमत अमली है उसका भी तज़किरा करेंगे। जो बाइडन का नाज़रीन ये जो खिताब है जिसको बड़ी ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, जिसका बहुत बेचैनी से वेट किया जा रहा है, ये खिताब अमरीकी वक्त के मुताबिक मंगल की शब 9 बजे, जबकि यहाँ पाकिस्तान की बात करें तो ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बुध की सुबह तकरीबन 7 बजे नशर होगा। इस किताब से अमरीकी अवाम और आलमी उमूर के माहिर क्या तवक्कुआत रखते हैं, इससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर हमारे साथ गेस्ट होंगे, उनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन आज अपना पहला स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब कर रहे हैं। अमेरिकी आईन में सदर को वक्तन फवक्तन कांग्रेस को वफाकी सूरत हाल के मुतालिक इक़दामात फराहम करना होती हैं। उन्हें कांग्रेस को ऐसे इक़दामात तजवीज़ करना होते हैं जो उनके ख्याल में ज़रूरी और मुनासिब हों। पहला स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब 8 जनवरी 1790 में जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था। उनका ये खिताब 1089 अल्फाज पर मुश्तमिल था। ये अब तक अमरीकी तारीख का सबसे मुख्तसर स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब है। अमेरिकी सदर ऐसे मौका पर खिताब कर रहे हैं जब अमेरिका को अंदरूनी और बैरूनी महाज पर कई चैलेंजेस का सामना है। व्हाइट हाउस के मुताबिक बाइडन अपने खिताब में रूस के यूक्रेन पर हमले और आलमी सतह पर इसके असरात पर बात करेंगे। जिन साकी तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक स्टेट ऑफ द यूनियन में सदर बाइडन अपने मुमकिन खिताब में रूस यूक्रेन तनाज़ा, आलमी रद्द-ए-अमल, कोरोना की सूरत हाल पर अपनी तवज्जो भरकूज करेंगे। जमहूरियत और खुद मुख्तारी के उसूलों पर बात करेंगे। अमेरिका में कोरोना से 9,20,000 अफराद कोरोना से हलाक हो चुके हैं। ओमिक्रॉन की वजह से लगाए जाने वाली पाबंदियों ने आवाम को फिर मुश्किलात में धकेल दिया है। अमेरिका में महंगाई 40 साल की बुलंद तरीन सतह को छू रही है। दिसंबर में अमेरिका में महंगाई की शरह 7.5% तक पहुंच चुकी है। अमेरिकी अवाम भी बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। इसकी बड़ी वजूहात तवानाई के अखराजात हैं।
और पेट्रोल की कीमत में भी 40% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। महंगाई के बाद घरों के किराए, पुरानी कारों की कीमत में सबसे ज्यादा इजाफा देखने में आया। अमरीकी ये खिताब मकामी वक्त के मुताबिक मंगल की शब 9 बजे होगा, जबकि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये बुध की सुबह तकरीबन 7 बजे नशर होगा। इससे पहले सदर बाइडन ने गुज़िश्ता बरस भी कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब किया था, लेकिन इस खिताब को स्टेट ऑफ द यूनियन का नाम नहीं दिया गया था। इससे पहले खिताब किया था जी, लेकिन उसको स्टेट ऑफ द यूनियन का नाम नहीं दिया गया था। ये खिताब जो है स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब इसको करार दिया जा रहा है अमरीकी वक्त के मुताबिक 9 बजे, जबकि हमारे वक्त के मुताबिक बुध के रोज़ सुबह 7 बजे ये बराह रास्त होगा। इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, इस पर हम बात कर लेते हैं जी। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। असदुल्ला खालिद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका से मुंसलिक हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम असदुल्ला खालिद साहब। वालेकुम सलाम आसमा। खालिद बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा खालिद, अभी जो सिचुएशन है दुनिया भर में उसको देखते हुए रशिया के साथ जो मामला चल रहे हैं, यूक्रेन के अंदर जो कुछ हो रहा है, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जो जिसका जिम्मेदारी बहुत सारी जगहों पर अमेरिका पर डाली जाती है, अमेरिका इसको कबूल करता है नहीं करता वो अपनी जगह पे है। ईरान के साथ क्या मामला चल रहे हैं ये भी सबको मालूम है। चाइना के साथ क्या सूरत हाल है इस वक्त ताल्लुकात की अमेरिका की, वो भी सबके इल्म में है। ऐसे में अमरीकी सदर का ये जो पहला स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब होने जा रहा है, क्या अहमियत है इसकी इन सब चीज़ों को देखते हुए? सबसे पहले तो अस्मा, जो इस वक्त सिचुएशन है सदर बाइडन की, कुछ हम लास्ट वीक की ही अगर एक स्पीच उठा के देखें तो उसमें उनका कमेंट था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे क्रिटिकल सिचुएशन दुनिया जो फेस कर रही है वो इस वक्त है। स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस है जो कि एक रिचुअल है, एक रिवायत है जो कि हर प्रेसिडेंट ही फॉलो करता है। साल के शुरू में हम नॉर्मली देखते थे, इससे पहले मार्च में नॉर्मली ये खिताब होता है। तो इसमें बायपार्टिसन किस्म की सपोर्ट नॉर्मली होती है क्योंकि लोकल जो एलिमेंट्स हैं उनको एड्रेस किया जाता है। लेकिन इस दफ़ा जो सिचुएशन है दुनिया में, ख़ास तौर पे अगर हम रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस की बात करते हैं, तो वही एनालिस्ट जितने भी हैं डीसी में वो इसी पे एग्री करते नज़र आते हैं कि जो मेजर फोकस रहेगा इस पूरी स्पीच का वो 3 प्राइम एलिमेंट्स होंगे, जिसमें एक तो सबसे पहले रशिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस है उस पर प्रेसिडेंट बाइडन बात करेंगे। इसके अलावा अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं, जिस तरह से आपको उससे पहले जो रिपोर्ट दिखा रही थी उसमें भी मेंशन हुआ, इकोनॉमी एक मेजर कंसर्न है जो कि डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए चूंकि ये खिताब होता है और जिसमें सारे जो नुमाइंदगान हैं वो शरीक होते हैं, रिपब्लिकन पार्टी और डेफिनेटली रूलिंग पार्टी डेमोक्रेट पार्टी जो है इस वक्त, और इसके साथ साथ बाकी डिफेंस चीफ्स और सारी जो डिग्नेटरीज हैं वो इसमें शरीक होते हैं। तो एक कंसोलिडेटेड किस्म का हमें एक एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें सदर जो है वो खिताब कर रहे होते हैं। लेकिन इस पूरी स्पीच में अगर हम देखते हैं तो फोकस 3 चीज़ों पे अभी तक जो प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि वो होगा। एक तो रशिया यूक्रेन क्राइसिस होगा, उसके बाद इकोनॉमी है, और तीसरा कोविड के हवाले से भी, पैंडेमिक के हवाले से भी बात होगी, क्योंकि पैंडेमिक में भी कुछ हद तक रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो ईज ऑफ हुई हैं। ऑलमोस्ट 45 स्टेट्स में तकरीबन इस वक्त जो है वो मास्क मैंडेट खत्म कर दिया गया है। तो मेनली यही चीज़ें जो हैं वो प्रेसिडेंट शायद आज रिले कर रहे होंगे। यहाँ मुझे ये बता दीजिएगा कि जो अमेरिकन अवाम है या जो पब्लिक है वहाँ पर, उसके लिए क्या इस वक्त मैटर करता है? सदर का ज़्यादा अफ़गानिस्तान के हवाले से बात किया जाना, सदर का रशिया एंड यूक्रेन सिचुएशन पर बात किया जाना, या फिर प्रेसिडेंट का अमेरिका में जो कोरोना के चैलेंजेस हैं कोरोना की वजह से और आवाम को जिन मुश्किलात का सामना है उसको लेकर ज़्यादा कंसर्न दिखाई देते हैं वहाँ के अवाम, उनको बस उससे गरज है। अफ़गानिस्तान में क्या किया है, रशिया को के साथ क्या हुआ है, यूक्रेन में क्या करना था, इससे कुछ दिखाई देते हैं अवाम के वहाँ पर इंटरेस्ट हों इस किताब से? अच्छा, अभी जो रिसेंट एक सर्वे का मैं हवाला दूंगा। गैलप ने जो सर्वे किया लास्ट ईयर जब प्रेसिडेंट बाइडन इक़्तिदार में आए, और इस साल जो फेब में 10-15 दिन पहले उन्होंने एक सर्वे किया गैलप ने दोबारा, तो 57% उस वक्त जो है वो रेटिंग्स थी प्रेसिडेंट बाइडन की जब वो इक़्तिदार में आए थे, और अब वो कम होकर 41% पे आ गई हैं। तो मेन रोल जो इस पूरे प्रोसेस में वो प्ले किया है प्राइमरीली इकोनॉमी ने प्ले किया है और इन्फ्लेशन ने प्ले किया है। तो वही फोकस है, अवाम सबसे ज़्यादा उसी को अटेंशन दे रही होगी। आपने जो अफगानिस्तान का जिक्र किया, अफगानिस्तान डेफिनेटली इतना डिस्कस हो चुका है, और अब सबसे बढ़ के चूंकि एक मेजर चीज़ जो सामने आ रही है वो वॉर इन रशिया एंड यूक्रेन जो बेसिकली इस वक्त सामने है, उस पर भी अवाम काफ़ी कंसर्न है। और अगर हम लोकल मीडिया की बात करें तो बहुत ज़्यादा कवरेज जो है
वो इस वक्त हमें नजर आती है रशिया यूक्रेन क्राइसिस को दी जा रही है, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स एड्रेस करते हुए ये एक मेजर चीज होगा जिसमें प्रेसिडेंट डेफिनेटली ये मेंशन कर रहे होंगे, जो कि मुख्तलिफ माहिरीन कहते भी हैं कि एक तो प्रेसिडेंट बाइडन अब तक क्या कर चुके हैं, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से या रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से यहाँ पे तनकीद हो रही है प्रेसिडेंट बाइडन पे, वो ये हो रही है कि उन्होंने बहुत कम, टू लिटिल एंड टू लेट वाला जो एलिमेंट है वो काफ़ी हद तक प्रेसिडेंट पे इस वक्त फोकस किया जा रहा है। उस हवाले से रिपब्लिकन जो है वो उन पर तनकीद भी कर रहे हैं, तो वो उन इक़दाम का हवाला देंगे जो इन्होंने इससे पहले अब तक लिए हैं, इस क्राइसिस से पहले या वॉर शुरू होने से पहले, रशियन इन्वेजन से पहले, और उसके बाद से जो अब तक किए हैं, जिसमें पाबंदियां शामिल हैं। उससे पहले वो मुख्तलिफ पाबंदियों के हवाले से बात करते रहे, लेकिन पिछले एक हफ्ते में हमने देखा कि अमेरिका ने पाबंदियां लगाई सदर पुतिन पे भी, उनके इनर सर्कल पे भी, और इसके अलावा ओवरऑल रशियन इकोनॉमी पे भी काफ़ी सीरियस किस्म की जो है वो पाबंदियां लगाई गई हैं, जिसमें बैंकिंग सिस्टम से, स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से जो है वो हटा दिया गया है, उससे बायकॉट किया गया है प्राइमरीली। अगर हम रशिया की इकोनॉमी की बात करते हैं तो फोकस ओवरऑल जो है यहाँ पे आवाम का मेनली जो हमें देखने में नजर आ रहा है, और जो अब तक की राय है वो इकोनॉमी ही होगा, और प्रेसिडेंट शायद उसी को आगे एड्रेस करने की कोशिश भी करेंगे। पैंडेमिक के हवाले से कुछ चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई हैं, सप्लाई चेन के इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं इकोनॉमी में, मैन्युफैक्चरिंग वापस अमेरिका में लाने की जो बाहर होती है प्राइमरीली चाइना में, जो मेनली हम देखते हैं कि जितने भी बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज हैं वो चाइना से अपनी चीज़ें बनवा रही होती हैं, उस हवाले से भी कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद प्रेसिडेंट की स्पीच में होगा, और ओवरऑल इकोनॉमी के हवाले से, अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से शायद वो बात करेंगे, और इसके साथ साथ जो है जितनी अब तक की जो छोटे बिजनेसेस हैं वो सफ़र कर रहे हैं, बड़े बिजनेसेस ने ज़्यादा प्रॉफिट बनाया है, तो उसको भी शायद एड्रेस किया जाएगा कुछ हद तक। ठीक है असदुल्ला, ज़रा हमें ये भी समझाइएगा कि जब कोई भी अमेरिकी सदर इस तरह से ख़ास तौर पर अपना पहला स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब करने जा रहे होते हैं, किस किस्म की तैयारी की जाती है, क्या चीज़ें जहन में रखी जाती हैं? ख़ास तौर पे मैं इस तनाजुर में पूछना चाहूँगी क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि बाइडन की मकबूलियत जो है उसमें मुसलसल कमी आती जा रही है। एक नया जो पोल जारी हुआ है वो ये बता रहा है कि सदर बाइडन को अब 55% अफराद जो हैं उनके पहले साल को नाकारा करार दे रहे हैं। 54% अफराद ने तो ये तक कह दिया है, कहना मुनासिब तो नहीं लगता है, लेकिन ये सर्वे चूँकि बता रहा है कि वो बाइडन को ज़हनी बीमार करार देते हैं। तो क्या ये जो खिताब है इसको इस तरह से स्ट्रक्चर किया जाएगा, तरतीब दिया जाएगा कि उनकी जो गिरती हुई मकबूलियत है उनको कोई सहारा मिल सके? और क्या पहले अमेरिका की तारीख में कुछ ऐसा हुआ है कि किसी प्रेसिडेंट की मकबूलियत गिर रही हो, इस तरह का खिताब किया जाए तो मकबूलियत दोबारा से हासिल हो सकी हो? हिस्टोरिकली तो शायद हम तकरीबन, बिकॉज ये एड्रेस तो जॉर्ज वाशिंगटन जो पहले प्रेसिडेंट थे अमेरिका के तब से हो रहा है, स्टेट ऑफ द यूनियन दरमियान में कुछ अरसा नहीं हुआ, कुछ प्रेसिडेंट्स ने एड्रेस नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक रिटन स्पीच जो वो पॉइंट्स देना चाह रहे होते थे, जो उनकी पॉलिसी स्टेटमेंट बेसिकली ये समझी जाती है, वो कांग्रेस के साथ उन्होंने ज़रूर शेयर कर ली। लेकिन अब जो प्रेसिडेंट बाइडन इससे पहले एड्रेस कर चुके हैं, अभी हमने लास्ट वीक में भी तकरीबन उनको 3 दफ़ा देखा कि उन्होंने डिफरेंट पॉइंट्स पे एड्रेस किया नेशन को और वर्ल्ड को। लेकिन स्टेट ऑफ द यूनियन की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि ये साल एक जो रिचुअल है, हर साल आप पूरे कॉमन हाउस से खिताब करते हैं, जिसमें आप पूरे अपने पॉलिसी इश्यूज जो हैं वो सामने रखते हैं आवाम के और अपने कांग्रेसमैन के, जिसमें उनका कॉन्फिडेंस आप लेते हैं। जहां तक इस बात का सवाल है कि इससे उनकी जो रेटिंग्स हैं वो बेहतर होंगी या नहीं होंगी, ये ज्यादातर जो है वो सपोर्ट पे डिपेंड करेगा कि किस तरह की सपोर्ट उनको देखने में मिलती है। इससे पहले भी जिन प्रेसिडेंट्स की रेटिंग्स कम हुई हैं, डिफरेंट मौक़ों पे हुई हैं, लेकिन स्टेट ऑफ द यूनियन शायद मुख्तलिफ किस्म के तज्ज़िये हैं उस पर कि उस तरह से रोल प्ले नहीं करता। लेकिन पॉलिसी डॉक्यूमेंट अगर कुछ ऐसा है जिसमें कोई रिलीफ देने की बात या कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज सदर बाइडन का जो है, जब शुरू में इक़्तिदार में वो आ रहे थे तो काफ़ी हद तक डिस्कस हुआ, उसमें कुछ हद तक चीज़ें ऊपर नीचे हुई हैं, तो उस हवाले से भी शायद हमें कोई ऐसी चीज़ देखने में मिले कि जो प्रेसिडेंट बाइडन की, जिस तरह से आपने जिस रिपोर्ट का हवाला दिया जो कि मेरी नज़र से नहीं गुजरी, लेकिन गैलप का सर्वे जो मैं आपको जिक्र कर रहा था उसमें डेफिनेटली रेटिंग हमें नजर आती है कि उनकी कम हुई है, तो शायद उस हवाले से उनको कुछ सपोर्ट मिल सके। ठीक है जी, लेट्स सी क्या होता है खिताब में। बस अब इतना कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं रह गया है। बहरहाल आप अपना तज्ज़िया शेयर कर रहे थे असदुल्ला खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सहाफ़ी हैं जी असदुल्ला खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए काम करते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे थे और ये जो खिताब होने जा रहा है बाइडन का, उस हवाले से मैं आगाह कर रहे थे क्या कुछ इसमें चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, क्यों ऐड की जा सकती हैं, किन मामलात पर बात हो सकती है, क्यों हो सकती है, इन सारी चीज़ों से हमें आगाह कर रहे थे। अब हमें रुख करना है जी प्रोग्राम के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा का। अक़वाम मुत्तहिदा का रुख हमें इसलिए करना है क्योंकि वहाँ सलामती काउंसिल ने हौसी जंगजुओं को दहशतगर्द गिरोह करार देते हुए हथियारों की पाबंदी में तोसी कर दी है।
मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से करारदाद खलीजी ममालिक पर हालिया हमलों के सिलसिले के दरमियान सामने आई है। हौसियों पर पाबंदी पहले मखसूस अफराद और कंपनियों तक महदूद थी। सऊदी अरब ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में हौसी जंगजुओं को दहशतगर्द गिरोह करार देने की करारदाद इजरा का खैर मकदम किया है। हौसी जंगजुओं ने रवां साल के 2 माह के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमलों से निशाना बनाने की कोशिश की थी, जिसे दिफाई निज़ाम के जरिए नाकाम बनाया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात पर होने वाले एक और हमले में 3 शहरी हलाक भी हुए थे। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की जानिब से हौसी बागियों पर हथियारों पर पाबंदी के अलावा मज़ीद कौन से इक़दाम पर जोर दिया गया है और ये जो पाबंदी है जो लगाई गई है, जिसमें तौसीक़ की गई है, इनफैक्ट इसके क्या असरात सामने आ सकते हैं, क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है ख़ासतौर पर हौसी बागियों को, इस पर हमारे पास एक डिटेल्ड पैकेज है, आपसे शेयर कर लें। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने यमन में हौसियों को पहली बार दहशतगर्द के तौर पर तस्लीम कर लिया। हौसियों पर बैनुल अक़वामी असलहा साजी की पाबंदियों में तौसी कर दी गई। सलामती कौंसिल में इस पाबंदी के हक में 11 वोट पड़े। ईरान के करीबी इत्तेहादी तस्वुर किए जाने वाले रूस ने भी करारदाद के हक में वोट दिया, जबकि सिक्योरिटी के 4 मेंबरान आयरलैंड, मेक्सिको, ब्राजील और नॉर्वे ने वोट देने से गुरेज किया। इससे कबल कुछ हौसी रहनुमाओं पर हथियारों की पाबंदी आयद थी। अब मुत्तहिदा अरब इमारात की सिफारिश पर हौसी बागियों पर मुकम्मल तौर पर हथियारों की पाबंदी लगा दी गई। करारदाद की मंजूरी के लिए 9 वोट दरकार थे और इसे कोई भी वीटो नहीं कर सकता था। करारदाद में यमन में इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने की अहमियत पर भी जोर दिया गया। यमन और खित्ते में उनकी बढ़ती हुई कार्रवाइयों को रोकने की जानिब जोर देगी। सऊदी अरब ने करारदाद का खैर मकदम करते हुए कहा कि ये फैसला दहशतगर्द हौसियों और उनके हामियों की सरगर्मियों के खात्मे का जरिया बनेगा। सऊदी वजारत खारजा ने यमन बहरान के जामे सियासी हल तक पहुँचने की कोशिशों के लिए अपनी हमायत का भी इयादा किया। बयान में कहा गया कि मुमलिकत अक़वाम मुत्तहिदा के खसूसी एलची की यमन के लिए कोशिशों, खलीजी इक़दाम और उसके नफाज के तरीक़ा कार, जामे कौमी मुज़ाकरात के नताइज और मुतल्लिका सलामती की बुनियाद पर सलामती कौंसिल की करारदाद 2226 पर मुकम्मल अमल दरामद की ख्वाह है। यमन के हौसी जंगजुओं ने रवां साल के दौरान मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ सऊदी अरब पर भी ड्रोन और मिसाइल हमले किए। मुतादिद हमलों को नाकाम बना दिया गया। 17 जनवरी को हौसी बागियों ने ड्रोन और मिसाइल हमले का दावा किया था, जिसमें एक तेल के मरकज और UAE के दारुल हुकूमत अबू धाबी के एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया था। हमले में 3 अफराद हलाक और 6 जख्मी हुए थे। अरब लीग ने मुतालबा किया था कि यमनी हौसी जंगजुओं को मुत्तहिदा अरब इमारात पर हमले के बाद दहशत ग्रुप करार दिया जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा को भेजी गई 300 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में कमेटी ने इंकशाफ किया था कि 7 साल से जारी जंग में हौसी जंगजुओं ने बच्चों को ढाल बनाया और इसमें 2000 के करीब बच्चे भी मारे गए। जनवरी और मई 2021 के दरमियान मजीद 562 भी जंग के दौरान मारे गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2015 में शुरू होने वाली जंग में अब तक 10,000 से ज्यादा बच्चे मारे जा चुके हैं। यमन में जंग ने मुल्क को कहत के दहाने पर पहुंचा दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि ये दुनिया का बदतरीन इंसानी बहरान है, लेकिन हौसी जंगजुओं की हट धर्मी के बाइस यमन के अवाम मुश्किलात से दो चार हैं। बिल्कुल जी, हौसी बागी जो हैं वो हट धर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं और उसका नुकसान किसको हो रहा है? इसका नुकसान जो है वो यमन के आवाम को हो रहा है। यही चीज़ें आप रिपोर्ट में देख रहे थे, लेकिन अब जी उन्हें बाकायदा तौर पर दहशतगर्द जो है अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की जानिब से करार दे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अफ्रीकी मुल्क कॉन्गो की, जहाँ जंगजू ग्रुप के एक हमले से मशरक़ी कॉन्गो में 20 अफराद हलाक हो चुके हैं। मकामी जो अहदेदार हैं उन्होंने कहा है कि एक बार फिर हमलों के लिए एलाइड डेमोक्रेटिक ग्रुप को मोर्द इल्ज़ाम हम ठहराते हैं। आपको बताएं कि ADF नामी ग्रुप जंगजू ग्रुप की तश्कील जो है 1995 में युगांडा के मुस्लिम बागी जंगजुओं के ग्रुप के तौर पर हुई थी, लेकिन 21वीं सदी में ग्रुप ने कॉन्गो में जड़ें मजबूत करने के बाद ये ग्रुप तबाही का बाइस बना हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम फोर्सेस की जानिब से मुसलसल मुदाखलत के बावजूद सन 2019 और 2020 में ADF ने मुतादिद गाँव पर हमलों में 1000 से ज़्यादा शहरियों को मार दिया। अमेरिकी हुकूमत भी इस ग्रुप को दहशतगर्द करार दे चुकी है और कॉन्गो की हुकूमत की जानिब से ग्रुप के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, लेकिन जंगजू ग्रुप की ताकत में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। इन जंगजुओं के मकासद क्या हैं और कॉन्गो में सूरत हाल क्यों बेहतर नहीं हो पा रही है, इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 1960 में फ्रांस से आज़ादी हासिल करने वाला अफ्रीकी मुल्क कांगो 60 की दहाई में अफ्रीका की सबसे बड़ी मईशत था, लेकिन गुज़िश्ता 3 दहाइयों में कुछ कांगो की हुकूमत की नाअहलियाँ, बैनुल अक़वामी बिरादरी की कांगो में गैर कानूनी कार्रवाइयाँ और कुछ कांगो के जंगजू ग्रुपों की कारस्तानियाँ मुल्क में खून रेजी और दहशत का बायस बना हुआ है।
गुज़िश्ता रोज होने वाले जंगजुओं के हमले में 20 अफराद की हलाकत की अब तक तस्दीक हो चुकी है, जिसके लिए मकामी हुकाम ने अलाइड डेमोक्रेटिक ग्रुप को मौरद इल्जाम ठहराया है। इलाका मकीनों का कहना है कि रात 9 बजे के करीब जंगजू ग्रुप के नुमाइंदों ने शुमाल मशरकी कांगो में वाक़े गांव पर हमला किया और पे दर पे घर जलाने लगे, जिसके नतीजे में हलाकतें हुई। ये ग्रुप डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में तबाही फैलाने वाले कई मुसल्लह ग्रुपों में से एक है। इस ग्रुप की तश्कील 1995 में युगांडा के मुस्लिम बागी जंगजुओं के ग्रुप के तौर पर हुई थी, लेकिन बाद में इस ग्रुप ने कांगो में जड़ें पकड़ ली। 2013 से अब तक इस ग्रुप के हमलों में हजारों शहरियों की हलाकत के बाद इस ग्रुप के खिलाफ नवंबर में कांगो और युगांडा की फौजों ने मिलकर ऑपरेशन का आगाज किया, लेकिन इसके बावजूद शहरियों पर हमलों में कमी नहीं हुई। कांगो की सरजमीन मादनियात से मालामाल है और कांगो के ये जंगजू ग्रुप मुल्क के मशरिक में इलाके और मादनी वसाइल पर कंट्रोल हासिल करने के लिए कई दहाइयों से लड़ रहे हैं। इससे पहले 2000 की दहाई में भी कांगो के बड़े जंगजू ग्रुप डेमोक्रेटिक फोर्सेज फॉर द लिबरेशन ऑफ रुवांडा की तबाहकारियों के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की अफवाज को निपटने के लिए भेजा गया, लेकिन वो भी बुरी तरह नाकाम हुआ था। अक़वाम मुत्तहिदा की 2009 में जारी रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया था कि अक़वाम मुत्तहिदा की फौजी मदद के बावजूद कांगो हुकूमत की फौज न सिर्फ बागियों को काबू करने में नाकाम रही है, बल्कि मादनियात से मालामाल इलाकों में बागियों का पहले से ज्यादा असर हो चुका है। बागियों के ज़ेरे असर इलाकों से मदनी वसाइल को बेदरख लूटा जा रहा है और मुल्क में लोगों को हलाक करने और रेप के वाक़यात में भी मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक और रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि कांगो में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। कांगो की हुकूमत की करप्शन और हुकूमती अदम इस्तेकाम भी इस मसले के हल में रुकावट बना हुआ है, जबकि मुल्की फौज पर भी इन जंगजुओं के साथ मरासिम के इल्जामात लगते आए हैं। अभी रुक कर रहे हैं जी हम जनूबी अफ्रीका के मुल्क मेक्सिको का, जहां असलहा बरदार अफराद ने रियासत नेकोकेन में एक जनाजे पर शरीक 17 अफराद को कतार में खड़ा किया और मुबैना तौर पर गोलियों का निशाना बनाया है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ हम आपको ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि मेक्सिको में इस तरह से जनाजों में जाके लोगों को निशाना बनाने का कोई पहला वाक़या नहीं है। जनाजों को निशाना बनाना हालिया बरसों में ड्रग माफिया की जानिब से तशद्दुद का हिस्सा बन चुका है। गुज़श्ता माह भी ऐसे ही एक वाक़े में 9 अफराद हलाक कर दिए गए थे और हालिया वाक़े में मेक्सिको के सदर की जानिब से मजम्मत की गई है। मकामी हुकाम का कहना है कि जायवकुआ से गोलियों के खोल तो मिले हैं, लेकिन अभी तक कोई लाश नहीं मिल सकी है। मेक्सिको में ड्रग कार्टल या मनशियात का धंधा करने वाले मुनज़्ज़िम गिरोह इन वाक़यात में माजी में भी मुलव्वस रहे हैं और अब भी उन्हें इस तरह के वाक़यात में मुलव्वस करार दिया जा रहा है। असल मामला क्या है, क्यों जराइम की शरह जो है वो मेक्सिको में बढ़ती चली जा रही है? इक़दाम तो बहुत सारे करने के दावे किए जाते हैं, लेकिन इक़दाम कुछ फ़ायदा क्यों नहीं दे रहे हैं? इसमें हमारे पास एक पैकेज है, एक रिपोर्ट है, आपको दिखाते हैं। जनूबी अमेरिका के मुल्क मैक्सिको की रियासत मिचोअकान में एक जनाजे में असला बरदार अफराद ने धावा बोलकर 17 अफराद को गोलियों का निशाना बना डाला। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह जनाजे से 17 अफराद को निकालकर बाहर कतार में खड़ा करके गोलियों का निशाना बनाया गया। मकामी हुकाम का कहना है कि जब तक तमाम अफराद की लाशें नहीं मिल जाती तब तक उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मैक्सिको में इस तरह के हमले आम होते जा रहे हैं। गुज़िश्ता माह भी इस तरह के हमले में 9 अफराद की हलाकत हुई। गुज़िश्ता एक साल के दौरान सिर्फ मिचोअकान रियासत में 2772 अफराद को ड्रग कार्टल ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में कत्ल कर दिया था। जनूबी अमेरिका का मुल्क मैक्सिको दुनिया के इन ममालिक में शामिल है जहां जराइम की शरह बहुत ज्यादा है। ड्रग माफिया के मुनज़्ज़म गिरोह मुल्क में अरसा दराज से इंतशार फैलाते आ रहे हैं। रियासत मिचोअकान और उससे मुल्हिका इलाके सरहद के करीब होने की वजह से इन इलाकों के बाज़ हिस्सों में गुज़िश्ता सालों में तशद्दुद में इजाफा हुआ है। मंशियात के कार्टल स्मगलिंग के लिए सरहदी रास्तों पर कंट्रोल हासिल करने के लिए अरसा दराज से लड़ते आ रहे हैं। कत्लो गारत आम है, लेकिन अब जनाजों को निशाना बनाना भी हालिया बरसों में तशद्दुद का हिस्सा बन गया है। गुज़िश्ता 3 साल मैक्सिको की तारीख के सबसे पुरतशद्दुद तरीन साल रहे। इन मंशियात फरोशों की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह बच्चे हैं। ये मंशियात फरोश बच्चों को स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ तंजीमों और हुकाम का अंदाजा है कि मैक्सिको में मुनज़्ज़िम जराइम से ताल्लुक रखने वाले बच्चों और नौउम्रों की तादाद 35,000 से 4,60,000 के दरमियान हो सकती है। इन बच्चों को अपने मुखालिफिन को कत्ल करने की तरबियत भी दी जाती है। ऐसे कई बच्चे अपने खानदानों समेत इस धंधे में गुर्बत की वजह से फंसे हुए हैं।
हरीफ गिरोहों के लोग एक दूसरे के नजरों में रहते हैं। एक गिरोह में अच्छा काम करने वाले अफराद अक्सर हरीफ ग्रुप की गोलियों का निशाना बन जाता है। मैक्सिको ने 2006 में इन मंशियात फरोशों को खत्म करने के लिए क्रैकडाउन का आगाज किया। अमेरिका भी अरबों डॉलर इंसदादे मंशियात की मद में फराहम कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद मैक्सिको में हालात मजीद बिगड़ते जा रहे हैं। मैक्सिकन हुकूमत की बदउनवानी और मंशियात फरोशों के साथ ताउन भी इस मसले में इजाफे का बड़ा सबब है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल रात दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।